साथियों, कल हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट को, और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था शीत युद्ध कैसे शुरू होता है। तो शीत युद्ध की शुरुआत तब होती है जब 1945 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के खिलाफ़ हो जाते हैं, और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल जो होते हैं वो सोवियत संघ के लिए लोह आवरण का देश आयरन कर्टेन की बात करते हैं, और सोवियत संघ जो है वो युद्ध का भूखा घोषित करता है ब्रिटेन को। तो एक प्रकार से लड़ाई तो शुरू होती है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, लेकिन शुरुआत का काम करता है ब्रिटेन, जो अमेरिका का एक तरह से पिछलग्गू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कल हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें ऐतिहासिक कारणों को हमने पढ़ा था, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र 1917 से ही परेशान थे कि सोवियत संघ में क्रांति क्यों हो गई। फिर सेकेंड मोर्चा और फिर युद्धोत्तर उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे। पश्चिमी राष्ट्र चाहते थे कि लोकतंत्र हो और रूस ऐसा नहीं चाहता था। फिर याल्टा समझौता जो था जिसमें काफ़ी कुछ कहा गया था, उसको सोवियत संघ ने मानने से इनकार कर दिया था। तो ये कल हम लोगों ने पहले 4 पॉइंट पढ़े। आज हम लोग शुरू करेंगे 5वां पॉइंट, और वो है ईरान से सोवियत सेना को ना हटाया जाना। ये ईरान का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हट गई, पर सोवियत सेना ने हटने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप सोवियत संघ ने बाद में अपनी सेनाएं हटाई, क्योंकि सोवियत संघ को वहाँ तेल के भंडार दिख रहे थे। इससे पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से नाराज हो गए। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत ये निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव मान लिया जाए, और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की मान ली जाए, और हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का प्रभाव माना जाए। कि युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दल को खुलकर सहायता दी और वहाँ सरवारा की तानाशाही स्थापित कर दी। से पश्चिमी राष्ट्र नाराज हुए। नेक्स्ट है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आ गया। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे ब्रिटेन ने यूनान से अपने सैनिक अड्डे हटा दिए। तो यूनान में शक्ति शून्य को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि ने सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्रीय शासन उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना पक्का हो गया। नेक्स्ट है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, क्योंकि सोवियत संघ के पास पानी की कमी है, नौसैनिक अड्डे नहीं बना पाता है। परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का दबाव बढ़ने लगा तो अमेरिका ने चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में जाएगा, और आगे चलकर टर्की जो है वो नाटो में शामिल हो गया सोवियत संघ से बचने के लिए। नेक्स्ट है अणुबम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक कारण अणुबम था। कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता को भी खत्म कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा था और परीक्षण पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इसे ब्रिटेन को तो बताया, लेकिन सोवियत संघ को नहीं बताया। तो सोवियत संघ को बहुत बड़ा आघात पहुंचा जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया। सोवियत संघ ने आगे चलकर 1949 में परमाणु बम बना लिए। तो अमेरिका और ब्रिटेन को अणुबम के कारण ये अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की आवश्यकता नहीं है। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे, जिससे अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया, ताकि अमेरिका को साम्यवाद के प्रभाव से रोका जा सके। 1945 के प्रारंभ में स्ट्रेटेजिक सर्विस के अधिकारियों को पता चला
कि उनके गुप्त दस्तावेज जो है साम्यवादी एक संरक्षण में एक पत्र था अमरेशिया, उसमें छप रहे हैं। कनाडा में भी सोवियत संघ ने अपनी एक साम्यवादी दल बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया। 5 मार्च 1946 को फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा, बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है। यह सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में। एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के इस फुलटन भाषण ने शीत युद्ध की एक तरह से शुरुआत कर दी। इसके व्याख्यान का ही प्रभाव था कि मुनरो सिद्धांत जन्म लिया। नेक्स्ट है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल को उल्लंघन करते हुए बर्लिन जो जर्मनी का राजधानी था उसकी नाकेबंदी कर दी। इससे पश्चिमी देशों में सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी की शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया। तो एक देश जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और जो कैपिटल थी उस बर्लिन को उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। चूँकि सोवियत संघ अकेले पड़ जाता था सुरक्षा परिषद में, तो वो अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोग करने लगा और संयुक्त राष्ट्र संघ के हर कार्य में बाधा डालने लगा, क्योंकि वह उसे विश्व शांति का अंग मान के अमेरिका की संस्था मानता था। तो सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार के दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों में ये मान्यता बढ़ गई कि ये इस संगठन को ही समाप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद कर देना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो एक आंशिक मदद दी जाती थी वो उससे ही असंतुष्ट था, क्योंकि वह बहुत कम थी। किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक एक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट और पॉइंट है वो है शक्ति संघर्ष। प्रसिद्ध विचारक मार्गेंथू कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका में 2 शक्तिशाली राज्य हो गए, इसलिए विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनमें आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह मानव सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते हैं, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान से लगी हुई थीं और धीरे धीरे उन्होंने इसको सैद्धांतिक आधार दे दिया। लास्ट पॉइंट है वह है हित संघर्ष। शीत युद्ध वास्तव में राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। कई विवादास्पद मुद्दे थे, जैसे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना, कोरिया का संघर्ष। तो ये सारी जो बातें थी ये शीत युद्ध को बढ़ाने का इन्होंने काम किया और कुल मिला के सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये जो तनाव था इसने आगे बढ़कर शीत युद्ध का काम किया और इससे विश्व में हथियारों की होड़ भी हुई। इससे अधिनायकवादी ताकतों का जन्म भी हुआ और इससे पूरी दुनिया जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई। शुक्र है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी अस्तित्व में आया, जिसने इन दोनों गुटों से अलग एक अपनी शक्ति बनाई। लेकिन ये शीत युद्ध जो था इसमें एक समय तो वर्ल्ड को बार बार ऐसा लगता था कि कहीं तृतीय महायुद्ध शुरू नहीं हो जाए, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ अपने गुटों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। तो साथियों, आपने ये पढ़ा और शीत युद्ध के कारणों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा, क्योंकि परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और
ये प्रश्न भी आता है और हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध को पढ़ना वास्तव में बहुत अच्छा है। धन्यवाद।